हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होता है? कंबस्शन मतलब जलाना। तो अगर कोई सब्सटेंस दिया है, उसका एक मोल सब्सटेंस लो, उसको जलाओ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि कंप्लीट कंबस्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डेल्टा एच सी। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल substance when one mole substance is completely burnt in excess of oxygen। तो कंडीशन इसमें भी क्या है कि वन मोल सब्सटेंस होना चाहिए, कंप्लीटली बर्न होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कंप्लीट कंबस्शन होना चाहिए। तब तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। उसको बोलने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे दिया है मीथेन, मीथेन गैस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका कंबस्शन कराएंगे, तो यहाँ से बनेगा CO2 गैस प्लस 2H2O गैस। तो इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, देखो मीथेन का वन मोल है और इसका कंप्लीट कंबस्शन हुआ है। कार्बन से बनता है CO2, हाइड्रोजन से बनता है H2O। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया उसको क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। किसका? तो मीथेन का। जो मीथेन है उसका एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन के बराबर होगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है, मींस प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर कोई फिक्स टेम्परेचर है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन अगर दिया होगा तो यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। समझे? तो यहाँ से हमें पता चल गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन के बराबर है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे लिखता है इसको, 2CH4 गैस प्लस 2O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2CO2 गैस प्लस 4H2O, यहाँ पे लिक्विड। इसमें भी लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड ही रहेगा। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन के बराबर नहीं आएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन के बराबर नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसमें कंबस्शन का प्रोडक्ट अपने को क्या बनाना है उसका आइडिया होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है। तो देखो, कार्बन से अपने को क्या बना देना है? CO2 गैस। हाइड्रोजन से क्या बना देना है? H2O लिक्विड। H2O H2O लिक्विड। अगर टेम्परेचर कितना है? लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है तो। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है,
100 से ज़्यादा है तो H2O गैस बना देना है। अगर टेम्परेचर कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ऑक्सीजन तो वो बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन से अपने को क्या बनाना है, N2 गैस। नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनाना है, नाइट्रोजन से अपने को बनाना है N2 गैस। फॉस्फोरस से क्या बना देना है, P2O5 सॉलिड। सल्फर, सल्फर का प्रोडक्ट क्या बनाना है, SO2 गैस। तो एक, अगर हम कंबस्शन कराएंगे किसी भी सब्सटेंस का, तो हो सकता है कि उसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो। तो किसका क्या प्रोडक्ट बनाना है अपने को पता चल गया। अब देखो, अगर अपने पास एल्यूमिनियम का कंबस्शन कराना है, तो Al सॉलिड प्लस O2 गैस, इससे क्या बनेगा, Al2O3 सॉलिड। तो यहाँ पे देखो, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3/2। तो क्या यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड के बराबर है कि नहीं। स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पे नोट लगा दिया। तो क्या यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कंबस्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल एल्यूमिनियम का कंबस्शन हो रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो CXHY, तो इसका कंबस्शन कराने के लिए एक्सेस ऑफ O2 लेना है। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, कार्बन से CO2 बनाना है। X कार्बन है तो X मोल CO2 बनेगा। H2O, हाइड्रोजन से क्या बनेगा, H2O। H2O लिक्विड, कुछ नहीं दिया है तो H2O लिक्विड बनाना है। H2O लिक्विड कितना बनाओगे, यहाँ पे देखो Y मोल हाइड्रोजन है इसमें, तो यहाँ से Y/2 मोल H2O लिक्विड बनेगा। ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से देखो 2x मोल हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है, और Y/2 मोल ऑक्सीजन H2O में लग रहा है। O2 जो लगेगा यहाँ पे 2x प्लस Y/2 मोल O2 लगेगा। तो ऐसे हम बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CXHY के बराबर होगा। अगर हम कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड, इसका कंबस्शन कराते हैं O2 गैस के प्रेजेंस में, और बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो क्या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ सी ग्रेफाइट के बराबर होगा या नहीं। तो यहाँ पे बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट का कंप्लीट कंबस्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे पार्शियल कंबस्शन हुआ है, CO बना है। कार्बन से क्या बनना चाहिए, CO2 गैस। अब देखो, एक स्टार पॉइंट इसमें लगा के लिख लो। जैसे मान लो फॉर सॉलिड substance while calculating enthalpy of combustion, 1 mole atoms are taken। सॉलिड सब्सटेंस के लिए 1 मोल एटम लेते हैं। जैसे मान लो अगर कोई बोले एसिड, और O2 के साथ रिएक्शन करा के बना दिया SO2, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कर दिया 8 और यहाँ पे कर दिया
8। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर लिख सकते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि सल्फर क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड स्टेट में है तो हमें 1 मोल सल्फर के एटम चाहिए। मीन्स ऐसे लिखना पड़ेगा, सल्फर सॉलिड स्टेट में है, O2 के साथ अगर इसको गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा, SO2 गैस। और यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सल्फर के बराबर होगा। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन का एप्लीकेशन लिख लेते हैं। एप्लीकेशन, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का एंथैल्पी कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी बी गैस कन्वर्टिंग इनटू सी गैस प्लस डी डी गैस। अगर यहाँ से इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ कंबशन को सी से भी लिख सकते हैं और COMB भी लिख सकते हैं, कंबशन ये है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन करना है। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सिर्फ 2 केस में करना होता है, अगर अपने को कंबशन का डेटा दिया हो, और दूसरा किस केस में, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया हो, बॉन्ड एनर्जी के केस में। तो याद रखना, सिर्फ 2 केस में ऐसा होता है, बॉन्ड एनर्जी का डेटा दिया हो और कंबशन एनर्जी का डेटा दिया हो, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। अदरवाइज हमेशा क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कोई भी क्वेश्चन करना होगा तो। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो नोट लगा देंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन होगा तो नोट लगा देंगे। तो ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आया कैसे, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा, बॉर्न हैबर साइकिल का यूज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं, इट इज एन अल्टरनेट पाथ और पैरेलल पाथ थ्रू विच ए प्रोसेस या फिर और ए रिएक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। एक अल्टरनेट पाथ है, कोई भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए एक अल्टरनेट जो पाथ होगा उसी को क्या बोलते हैं, बॉर्न हैबर साइकिल। कितने भी अल्टरनेट पाथ हो सकते हैं, जैसे मान लो कि अगर Na सॉलिड है और Cl2 है गैस,
आपस में रिएक्ट करके NaCl सॉलिड बनाए, तो यहाँ पे कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ तो आएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे तो नॉट लगा देंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लगाएंगे। तो अगर कोई अल्टरनेट पाथ हम बना दें, देखो रिएक्टेंट को, यहाँ पे रिएक्टेंट है अपना जो, और ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को या इस तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को क्या किसी अल्टरनेट पाथ के थ्रू करा सकते हैं क्या? तो उसी अल्टरनेट पाथ को क्या बोलेंगे? बॉर्न हैबर साइकिल। तो देखो यहाँ पे एक तरीका है, आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के लिए हमेशा क्या करना है, जो भी मेटल होगा, मेटल को सबसे पहले गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा? Na गैस। यहाँ से देखो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट किए, तो यहाँ पे सब्लिमेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा डेल्टा H, इसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर यहाँ से देखो सॉलिड जो है मेटल गैस स्टेट में है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड में +1 चार्ज है मेटल पे, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अगर इसको दिए, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बनेगा Na गैस। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्लोरीन है, इसमें Cl बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे Cl है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? 2Cl मिलेगा, 2 मोल Cl मिलेगा, 2 मोल Cl गैस मिलेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी लगेगा यहाँ पे, और देखो NaCl में कितने मोल Cl है? 1 मोल, तो हमें चाहिए 1 मोल यहाँ से Cl, लेकिन है कितना? 2 मोल, तो क्या करेंगे? हाफ, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा? हाफ, हाफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो 1 मोल मिल जाएगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड एनर्जी देंगे वो कितना लगेगा? हाफ, हाफ बॉन्ड एनर्जी खर्च होगा, तो 1 मोल Cl हमें मिल जाएगा। अब Cl को फिर क्या करना है? Cl माइनस में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ से क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर ये जो आयनिक कंपाउंड, आयनिक आयन बन के रेडी हुए हैं, Na+Cl-, ये आपस में पास में आएंगे, आपस में जब ये पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, और आयनिक कंपाउंड बनेगा NaCl। तो NaCl बनेगा, तो आयंस में अट्रैक्शन हुआ है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म हुआ है, तो यहाँ से जो रिलीज एनर्जी होगा उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। चेंज इन एंथैल्पी जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी, या फिर ऐसे ऐसे इसको लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट अगर रिएक्शन होता तो यहाँ पे कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आता, तो एक तो प्रोसेस ये है, एक पाथ ये है कि सीधे यहाँ से प्रोडक्ट बना दे, इसके थ्रू सीधे यहाँ से गए प्रोडक्ट बना दिए। दूसरा पाथ ये है कि मेटल को पहले आयन बनाओ, जो नॉन मेटल है उसको एनायन बनाओ, और कैटायन और एनायन में अट्रैक्शन होके लैटिस बनेगा, फिर यहाँ से एक पाथ दूसरे पाथ के थ्रू अपना NaCl बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक अल्टरनेट पाथ है, तो इस अल्टरनेट पाथ को क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल। एक साइकिल बन गया कि नहीं? इस पाथ के थ्रू जाओ, पाथ 1 या पाथ 2, तो ये एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट पाथ ही हुए हैं। तो ऐसे अल्टरनेट पाथ को ये क्या बोलते हैं? बॉर्न हैबर साइकिल। अब बॉर्न हैबर साइकिल से ही रिलेटेड एक टर्म है हेस लॉ, उसको पढ़ते हैं, फिर वापस इस पे आएंगे बॉर्न हैबर साइकिल पे।
हेस लॉ। तो हेस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, मान लो अपना ये रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को बोलते हैं स्टेट वन और प्रोडक्ट के लिए स्टेट टू। तो स्टेट वन से स्टेट टू पे डायरेक्ट चले जाओ, या फिर मान लो स्टेट वन से स्टेट थ्री गए, स्टेट थ्री से स्टेट फोर गए, स्टेट फोर से फिर स्टेट टू पे गए, या फिर स्टेट वन से स्टेट फिफ्थ पे गए और फिर वहां से स्टेट टू पे चले गए। तो अल्टीमेटली अपना पाथ कोई सा भी हो, इनिशियल स्टेट जो रिएक्टेंट है और फाइनल स्टेट जो प्रोडक्ट है, वहां पे हम लोग जा रहे हैं। एक बार पाथ डायरेक्ट पाथ के थ्रू और एक बार किसी दूसरे पाथ के थ्रू। तो हमें पता है कि जो स्टेट फंक्शन होंगे, जैसे एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी, टेम्परेचर चेंज मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी ये स्टेट फंक्शन जो है, स्टेट वेरिएबल जो है, उनमें चेंज क्या आएगा, इनमें चेंज सेम आएगा किसी भी स्टेट के थ्रू जाओ। तो हेस ने इस बात को बोला था, एंथैल्पी के बात को बोला था। हमें तो पता है किसी भी एंथैल्पी में, एंट्रोपी में, गिब्स एनर्जी, किसी में भी चेंज देखोगे तो सेम ही आएगा। हेस ने सिर्फ एंथैल्पी के बारे में बोला था। तो हेस का स्टेटमेंट क्या है, लिख लेते हैं। तो हेस लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी फॉर ए प्रोसेस, फॉर ए प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन, पाथ चूजन। मतलब कोई सा भी पाथ हम लोग चूज करें, चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा, सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन है। इसके मतलब देखो, अगर स्टेट वन से स्टेट टू में जाने में अगर एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है, वन से थ्री में जाने में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच टू, टू थ्री से फोर जाने में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच थ्री, फोर से टू में जाने में एंथैल्पी चेंज मान लो दिया है डेल्टा एच फोर, वन से फाइव में जाने में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच फाइव, फाइव से टू में जाने में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच सिक्स। तो हेस का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेल्टा एच वन इस डायरेक्ट पाथ के थ्रू जाओ, या फिर वन से थ्री जाओ, थ्री से फोर, फिर फोर से टू, तो एंथैल्पी में चेंज बराबर ही आएगा। तो डेल्टा एच वन किसके बराबर होगा, डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री प्लस डेल्टा एच फोर, और ये किसके बराबर होगा, डेल्टा एच फाइव प्लस डेल्टा एच सिक्स। किसी भी पाथ के थ्रू जाओ, जैसे मान लो ये वाला पाथ ए है और इधर वाला पाथ बी है और ये वाला पाथ सी है। तो पाथ ए के थ्रू गए तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है, पाथ बी के थ्रू गए तो सबका एंथैल्पी चेंज जो भी है सबका एडिशन कर लो, और यही किसके बराबर होगा, पाथ सी के थ्रू जाओगे तो एंथैल्पी चेंज जो भी आएगा ये आपस में सब बराबर होंगे, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है। तो इसी पॉइंट को अप्लाई करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल में। बॉर्न हैबर साइकिल में अगर देखा जाए तो यहाँ से देखो, अगर हम लिखना चाहें इसमें तो क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी वन प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी का हाफ प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। तो अगर अपने को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हो, सब्लिमेशन दिया हो, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी दिया हो, बॉन्ड एनर्जी दिया हो,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हो तो यहाँ से लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली जब लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना होता था तो बोर्न नेबर साइकिल का यूज किया जाता था लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने में। अब देखो अपना जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो आया था रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, उसको फिर समझते हैं कैसे आया था वो। तो यहाँ पे अगर हम कंपाउंड लेते हैं C2H4 गैस प्लस H2 गैस, किस में कन्वर्ट हो रहा है C2H6 गैस, तो यहाँ पे कुछ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा। अब देखो इसका कंबस्शन करा दो, O2 के साथ कंबस्शन कराएंगे तो बनेगा CO2 2 मोल और यहाँ से H2O कितना बनेगा 2 मोल, और इसका भी कंबस्शन कराएंगे तो यहाँ से भी एक H2O आने वाला है। कुल मिला के 3 मोल क्या बनेगा वाटर और 2 मोल CO2। वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, CO2 गैसियस स्टेट में, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इसको। अब देखो यहाँ से अगर इसका कंबस्शन कराएंगे O2 के प्रेजेंस में, इसको भी O2 लिख लो, तो यहाँ से भी क्या आएगा सेम प्रोडक्ट आने वाला है। मीन्स अगर मैं इसको स्टेट 1 मान लूँ, स्टेट 1 और इसको मान लो स्टेट 2, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में आने के लिए देखो एक तो ये प्रोसेस हो गया, इधर से आ जाओ सीधे, और दूसरा प्रोसेस क्या हो गया ये, मतलब दूसरा पाथ क्या हो गया, ये अल्टरनेट पाथ हो गया कि नहीं। तो किसी भी पाथ के थ्रू आओ एंथैल्पी चेंज क्या आएगा सेम। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस पाथ के थ्रू आए तो यहाँ से क्या है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसका C2H4 का, इधर से आएंगे तो किसका कंबस्शन हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ H2 गैस, इधर से आएंगे तो किसका कंबस्शन हुआ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H6, और स्टेट 1 से जो हमने C2H6 बनाया इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो हेस लॉ अप्लाई करेंगे स्टेट 1 से स्टेट 2 के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, अब ये देखो यहाँ से रिएक्टेंट अपना है, ये सब क्या है रिएक्टेंट है, तो लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट, जितने भी हैं सबका समेशन कर लो, इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्लस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ C2H6, और C2H6 क्या है ये तो प्रोडक्ट है, तो क्या लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो निकल के आया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वैल्यू अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी कंबस्शन का डेटा दिया होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एक बात याद रखना कि अगर कोई कंपाउंड बहुत स्टेबल है तो उसका कंबस्शन कराएंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज नहीं होगी, तो लिख सकते हैं एज स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन डिक्रीजेज। तो इसका यूज कब होगा, आइसोमर या एलोट्रॉप का एलोट्रॉप के बारे में अगर कंपेयर करना हो कि किस में कंबस्शन कराएंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि ग्रेफाइट है, सी ग्रेफाइट और डायमंड, दोनों का कंबस्शन अगर हम कराएंगे O2 गैस के साथ एक्सेस में, O2 गैस क्या है एक्सेस में, तो दोनों में बनेगा CO2 गैस, CO2 गैस।
तो किसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा? तो हमें पता है कि ग्रेफाइट क्या है, मोस्ट स्टेबल स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट। तो इसमें ये जो एंथैल्पी आएगा वो थोड़ा कम आएगा, लेकिन जो डायमंड है उस केस में एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर एग्जैक्टली बात किया जाए तो इसमें आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगभग आता है 393.5 किलो जूल पर मोल, और इसमें आता है 399.5 किलो जूल पर मोल। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, बट फिर भी हम बता सकते हैं कि जो ग्रेफाइट है ज़्यादा स्टेबल है तो इससे कम एनर्जी रिलीज होगा, और डायमंड थोड़ा कम स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, और बहुत टाइप के एंथैल्पी हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।